हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जुलाई का पार्ट 3 है और इससे पहले मैंने जून के सारे पांचों पार्ट को कंप्लीट कर दिया है, जिसमें जून के सारे मंथ को कवर किया था। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो सारे वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि यूपीएससी में जून से लेके अप्रैल तक का करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सारे का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही आप ऊपर राइट साइड में जो आई आइकन है वहां से भी आप डायरेक्टली उस लिंक पे जा सकते हैं और वीडियो का एंजॉय कर सकते हैं। और अगर चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो के लिंक और पीडीएफ सारे एक साथ अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आज हमारा पार्ट 3 रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे। उनमें ये सारे जो टॉपिक्स है इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं, और ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग जितने भी यूपीएससी एग्जाम्स हैं सभी के लिए, चाहे वो छोटे से लेके बड़े से कोई भी एग्जाम्स, प्रीलिम्स मेंस, हर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसे हम यूएनएनएस बॉडीज में लिखेंगे। और यू इसमें क्यों लिखेंगे, अब शायद आप धीरे धीरे रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं ये सब किस तरह से डिवीजन कर रहा हूँ। तो ये क्यों था न्यूज़ में, क्योंकि इंडिया को हाल ही में हमारा 38वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जयपुर पिंक सिटी के रूप में हमें मिल चुका है। इससे पहले हमें क्या क्या जो 37 जो थे वो क्या क्या थे, तो वो एक सारे 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज थे, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज थे, और एक मिक्स साइट था। जो ये जो मिक्स साइट है ये कंचनजंगा नेशनल पार्क है। जिसको मिक्स साइट क्यों है, क्योंकि वो कल्चरल और नेचुरल दोनों से मिक्स, दोनों से उसमें पाए जाते हैं, इसलिए उस साइट को मिक्स साइट दिया गया है, जो कि एक ही है हमारे इंडिया में, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा कि एक ही है, क्योंकि सबसे बड़ा की वर्ड जो होगा वो ये होगा। क्योंकि इससे पहले जयपुर, अच्छा जयपुर से पहले क्या कोई सिटी मिला था? हाँ मिला था। कौन था? अहमदाबाद, जो सबसे पहला सिटी था जो हमारे इंडिया से जिसको यूनेस्को साइट का दर्जा मिला था। तो अब चलते हैं इस ये जो यूनेस्को साइट्स है उसके लीगल स्टेटस से रिलेटेड जानते हैं कि आखिर कौन कैसे और कहाँ से इसको पावर मिलता है इसके सारे चीज को। तो ये जो जेनेवा कन्वेंशन है और हाग कन्वेंशन है, ये दोनों के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिससे हमको जिससे ये जो यूनेस्को साइट्स है इसको इसे पावर मिलती है, ताकि ये अपने जो जब कभी भी किसी जगह में, अगर ये अहमदाबाद या जयपुर जैसे हाल ही में मिला, तो जयपुर में अगर कभी कल को जाके अगर कुछ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होती है या कुछ लड़ाई होती है या इंटरनेशनल कुछ इश्यूज होते हैं, तो हम चाहे दूसरे कंट्री से आए या हमारे स्टेट में ही कुछ हो, हम दोनों को ही ये वो जो साइट है उसका पूरा पालन करना होगा, उसका प्रोटेक्शन में हमें अपना पूरा योगदान देना होगा किसी भी तरह से, ताकि नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये यूनेस्को के द्वारा इसको दिया गया है मान। और आपको शायद याद होगा जेनेवा कन्वेंशन, ये वो कन्वेंशन है जहाँ पे हम दूसरे और भी अन्य कंट्रीज के साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल साइन किया है, और इन्हीं में से एक प्रोटोकॉल था जहाँ से हमने अपने जो अभिमन्यु सर थे, जो हमारे विंग कमांडर, उनको हम लेके आए थे अब भारत। उसके बाद हम चलते हैं बात करेंगे कि ये जो यूनेस्को है ये कैसे साइट को सेलेक्ट करते हैं, कैसे वो कैसे ये जानते हैं कि हाँ ये हम साइट को हम ले लेंगे, और कैसे वो, क्या वो परमानेंटली रहते हैं या कुछ दिन बाद अगर वो ठीक से फॉलो नहीं किया जाए तो उसको हटा भी देंगे, ये सब चीज हम देखेंगे। तो यूनेस्को क्या करता है, वो साइट को देखता है जो ऑलरेडी क्लासिफाइड हो, ना कि कोई फ्रेश साइट को बोले कि हाँ मैं ये साइट को यूनेस्को साइट दे दिया, नहीं ऐसा नहीं। जो ऑलरेडी क्लासिफाइड हो उस साइट को लिया जाता है। उसके अलावा ये वो भी देखता है कि इसका कुछ जियोग्राफिकली या हिस्टोरिकली कुछ इसका आइडेंटिटी है या नहीं पास्ट में, अगर कुछ है वो भी देखा जाता है। उसके बाद वो ऑलरेडी हो कुछ भी, जैसे कंचनजंगा था, तो ये ऑलरेडी जियोग्राफिकली और हिस्टोरिकली बहुत मायने रखता है कि वहाँ के ट्राइबल्स, और जियोग्राफिकली आप जान रहे हैं कि कंचनजंगा का क्या वैल्यू है हमारे पूरे सिर्फ देश ही नहीं हर जगह के लिए। तो ये दोनों चीज को ध्यान देते हुए, और ये ऑलरेडी क्लासिफाइड है, तो यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो भी मिक्स्ड कैटेगरी में दे दिया था। इसी के बाद अब हम देखते हैं कि ये जो कुछ साइट एंडेंजर्ड हो जाते हैं, मतलब खतरे से, अगर यदि उसका ठीक से केयर नहीं किया जा रहा है,
और वो जैसे अब कोई बिल्डिंग्स है या कुछ, जैसे आपको मिल गया, आपको ये जो बुद्धा का जो है हमारे बिहार में, वहाँ पे अगर यदि नालंदा में जो है यूनेस्को साइट, उसको अगर ठीक से केयर नहीं करा जा रहा है, तो क्या होगा? ये होगा कि वो धीरे धीरे वो जब पूरा डिग्रेड हो जाएगा, और डिग्रेड हो जाएगा तो, और पर लेकिन यूनेस्को का साइट उसको दिया गया है और उसको कोई ख्याल नहीं रखा। यूनेस्को वाले लोग तो नहीं आ रहे हैं हर दिन देखने के लिए, ध्यान तो हमें ही देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जब वो लोग, हम लोग कुछ अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो ये क्या, इनका काम होता है हर साल रिव्यू करना, और देख के जाएंगे कि वो हमने क्या क्या इसका ख्याल रख रहा है कि नहीं रख रहा है, क्योंकि वहाँ से फंडिंग्स भी आते हैं, वहाँ से बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट भी आते हैं कुछ सजेशन, और बहुत सारे साइंटिस्ट भी लेके आते हैं कि और इसे कैसे सुधार किया जा सके, और दुनिया तक इस साइट को कैसे पहुंचाया जा सके, जो हमें, जो हमारे टूरिज्म सेक्टर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो ये सब चीज ईयरली वो लोग करते हैं, और हमें उसका पूरा ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम नहीं अगर ख्याल रखेंगे, तो अगर वो सारे चीज को पकड़ लिए, तो वो क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे इस लिस्ट को। जैसे अभी ये जो मिला गया जयपुर के, अगर जयपुर का ख्याल ठीक से नहीं रखा गया, तो एज अ यूनेस्को साइट जो सिटी को मिला है, उस सिटी उससे हटा देंगे उनको हर साल, क्योंकि वो क्रॉस चेक करते हैं। फिर उसके बाद आखिर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन मेंबर्स है, ये देख लेते हैं। इसमें 21 टोटल मेंबर होते हैं, और जिसको इलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में। वहाँ जनरल असेंबली में जब इलेक्शंस होते हैं, तो बहुत सारे कमिटीज और बहुत सारे जो उसके जो जिसका यूनाइटेड नेशन पेरेंट बॉडी है, अपने सारे जो भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर, उन सब के लिए मेंबर्स को वो सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो क्या है, लीगल टेरिटरी है हमारे, मतलब अगर जयपुर को उन्होंने साइट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जयपुर अब यूनेस्को का हो गया, नहीं। ये हमारा ही साइट है, ये हमारा ही है। इनका जो भी इनसे टूरिज्म सेक्टर हो या किसी भी सेक्टर से जो भी प्रॉफिट आएगा, ये हमारा हमें ही जाएगा, बट ये यूनेस्को ने साइट दिया है ताकि इसको आप अच्छे से देखभाल रखें, और इसका जितना एनहांस करना है वो कर सके, ताकि इसको और लाइफ लॉन्ग हम अच्छे से रख पाए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है स्वदेश दर्शन स्कीम। और जिस तरह से आपको लग रहा है कि ये दर्शन से रिलेटेड है, तो ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में ही हम इसे रखेंगे। अच्छा, तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उन्होंने इस स्कीम के तहत क्या किया, उन्होंने कि आइडेंटिफाई किया ट्राइबल सर्किट। और वो जो, मतलब स्टार्टिंग में ही आपको शायद पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा कि टोटल 15 थीमेटिक सर्किट्स इस मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में डिसाइड किया था स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत, कि हम ये 15 थीमेटिक सर्किट्स को तहत पूरे इंडिया में, इंडिया से पूरा इंडिया में हम एक एक जगह को लेंगे, और उसको हम डेवलप भी करेंगे, ताकि वो हम लोग टूरिज्म सेक्टर को वहाँ पे पुश कर सके। तो इसी के साथ उन्होंने ट्रैवल सर्किट भी बनाया एक, उस 15 थीमेटिक सर्किट में, जिसमें ताकि हम लोग ट्रैवल के जो वहाँ पे क्या है, उसमें क्या खासियत है, क्या वो लोग उनके जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स है, इन सबको हम लोग प्रमोट कर सके, और उनके लिए भी हम लाइवलीहुड का एक बहुत अच्छा साधन बना सके। इसी के साथ ट्रैवल सर्किट के साथ ही तीर्थांकर सर्किट भी है। आप तीर्थांकर समझ पा रहे होंगे, जैनिज्म के टोटल कितने तीर्थांकर थे, 24 थे। तो वो 24 तीर्थांकर थे, तो इस ये जो तीर्थांकर सर्किट होंगे, ये उनके ही, जहाँ जहाँ वो लोग रहे थे, उनका घर था, वो लोग कहाँ कहाँ विजिट किए थे, जितने भी 24 तीर्थांकर थे, उन सब से रिलेटेड ये वो सारे जगहों में ये सर्किट को बनाया जा रहा है। और ये सर्किट भी वो 15 सर्किट में एक है, जैसे ट्राइबल सर्किट है। अच्छा, तो अब अच्छा, इस सर्किट का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि सर्किट में क्या होता है, एक सर्किट तब पूरा होता है जब स्टार्टिंग टू एंड ऐसे करके कंप्लीट हो गया। तो ये सर्किट भी उसी तरह से है कि अगर जैसे बौद्ध धर्म के लिए पूरे आपने ये शुरुआत की है सासाराम, सॉरी पावापुरी, लुम्बिनी से लेके टोटल जहाँ जहाँ बौद्ध जी विजिट किए थे, जहाँ जहाँ रहे थे, वो सारे जगहों को लिया जाता है, उसके बाद ये होगा। उसी तरह से रामायण सर्किट भी है। तो अयोध्या से लेके श्रीलंका तक की ये सर्किट है ऐसा। और ये हम जानते हैं श्रीलंका तो इंडिया में है नहीं, तो फिर तो नहीं, श्रीलंका से खास परमिशन लेके ये रामायण सर्किट को अयोध्या से श्रीलंका तक इसे बनाया गया है। और जो कि और इस जो ये जो स्कीम है, इसको 100% कौन, पूरा का पूरा सेंट्रल फाइनेंस करता है। कोई स्टेट नहीं, कोई एनजीओ नहीं, कुछ नहीं, ये सारे के सारे सेंट्रल से फंडेड आते हैं, ताकि टूरिज्म सेक्टर को हम और प्रमोट कर सके।
उसके अलावा ये जो तीर्थंकर सर्किट थी, ये कौन कौन से जगह से रिलेटेड हुई थी? तो वैशाली, आरा, आरा ये सब बिहार में ही है, मसाद, पटना, राजगीर, जो राजगीर भी बिहार में, पावापुरी, चंपापुरी, और ये सब जितनी भी जगह है यहाँ पे हमारे जैनिज्म के सर्किट को बनाया गया है। अच्छा, और ये जो 100% जो मैंने कहा सेंट्रली फंडेड है, ये सारे सीएसआर, आप शायद जान रहे होंगे, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ये वो होती है कि जो जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं उनको कुछ परसेंट अपना एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ता है या फंड करना पड़ता है, जिससे उनको उस इन्वेस्टमेंट में उनको टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे छूट मिल सकती है, और इससे क्या होगा, हम जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े जगह हैं, उनको हम डेवलप भी कर सकेंगे, ताकि और उनका टैक्स से रिलेटेड भी उनको कुछ कुछ बेनिफिट भी मिल सकेगा। और ये कंपलसरी कर दिया गया है अभी जो रिसेंटली जो कंपनी एक्ट आई हुई थी। उसके बाद देखते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम है, ये वैरी करेगा स्टेट टू स्टेट। मतलब अगर ये जैसे तीर्थंकर सर्किट थी, ये बिहार एरिया में पूरी तरह से बनाई गई, तो इसका जो फंडिंग था ये तो सारे स्टेट सेंट्रल ही दे रहे हैं ना। तो सेंट्रल से अब इसके लिए मान लीजिए 10 करोड़ आए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अब दूसरा सर्किट जब बनेगा, रामायण सर्किट, अयोध्या से लेके वहां तक, ये तो अब बहुत सारे स्टेट उसमें शामिल होंगे, क्योंकि अयोध्या से यूपी से स्टार्ट होके वो तमिलनाडु क्रॉस, रामेश्वरम क्रॉस करते हुए श्रीलंका जाना है। तो ये सारे एक एक स्टेट को कुछ कुछ अमाउंट दिया जाएगा, ताकि आप लोग उस एरिया को डेवलप करें। हम ये स्वदेश दर्शन स्कीम चलाने वाले हैं। ये टोटल 15 जो थीमेटिक सर्किट चलाएंगे, ये सारे स्टेट को उस हिसाब से फंडिंग हुआ है, ऐसा कोई नहीं है कि कहाँ ये। और ये जो फंडिंग होगा, ये एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी आगे बनाया जाएगा, जिसके जो इंचार्ज होंगे, चेयरमैन होंगे, वो होंगे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ही, जो मिनिस्टर हैं। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसको एक बनाया जाएगा प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट के द्वारा, ताकि वो डिसाइड करेंगे कि कितना अमाउंट कहाँ कहाँ खर्च होने वाला है। क्योंकि सेंट्रली हर स्टेट को अगर यदि ऐसे करने जाएंगे, तो दूसरा स्टेट बोलेंगे कि मुझे इतना चाहिए फंडिंग, तब मैं कर पाऊंगा, मुझे इतना चाहिए तब होगा, ऐसा नहीं होगा। जो प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट होंगे, वो जो जो सजेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से सेंटर से उतना उतना फंडिंग रिलीज होगा, और वो डेवलपमेंट काम में लगाया जाएगा। और साथ ही में एक ये जो पीएमसी है, मतलब प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये एक नेशनल लेवल कंसल्टेंट है होगा, जो कि अपॉइंट किया जाएगा मिशन डायरेक्टरेट के तहत। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है पोक्सो एक्ट। इसे पोक्सो क्यों बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म हुआ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस। और ये किसके अंदर हम लिखेंगे? ऑफ कोर्स ये अगर यदि ये चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो हम लोग वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में लिखेंगे। और अच्छे से आप गेस कर सकते हैं, तो इसको इसी में ही करिएगा। अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वगैरह या किसी हेल्थ से रिलेटेड अगर ऐसा हुआ, तो आप उसमें कंफ्यूज मत खा जाइएगा। इसका फिर ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हाल ही में जो पोक्सो एक्ट 2012 थी, ये 2012 में लाया गया था पोक्सो एक्ट को, उसको अमेंड किया गया, मतलब कुछ उसमें चेंजेस लाई गई है हमारे पार्लियामेंट में। तो अच्छा, ये है क्या? तो ये जो पोक्सो एक्ट है, इसको डिफाइन किया गया है, माने इस पोक्सो एक्ट में डिफाइन किया गया है कि चिल्ड्रन का एज 18 साल से कम होना चाहिए। जो 18 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं, वो जितने भी हैं, उनको बच्चों में काउंट किया जाएगा, ताकि जो भी हमारे पोक्सो एक्ट से रिलेटेड पनिशमेंट हो या कुछ भी हो, वो हम 18 साल से बच्चों को 18 साल से कम वाले हैं, तो उनको पोक्सो एक्ट के तहत पनिशमेंट दिया जाएगा, या उनको जो भी राइट्स है उनको मिला जाएगा। अच्छा, तो इस एक्ट में जो अमेंडमेंट करके जो चेंजेस लाए, वो क्या क्या लाया गया है? ताकि लाया गया है कि बहुत ही एकदम अच्छा, मैंने कड़ा पनिशमेंट दिया जाए, ताकि जैसे डेथ पेनल्टी तक, अगर चिल्ड्रन या बच्चों के साथ कुछ भी, 18 साल से कम वाले बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा वैसा कुछ काम हुआ, तो उसके ऊपर से अगर यदि चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी अगर यदि होती है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में फाइन लगाया जाए, और जेल भी बहुत सालों के लिए होना चाहिए उन्हें। उसके साथ ही पोक्सो एक्ट में पुलिस का क्या रोल होगा? क्योंकि हर जगह मैक्सिमम पाया जाता है कि पुलिस ने अपने सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ पॉलिटिशियन या कुछ कुछ बड़े बड़े लोगों की वजह से। इसलिए इस एक्ट में खास करके दिया गया है कि पुलिस का क्या रोल होगा, और बहुत लोग डर भी और घबरा भी जाते हैं पुलिस के पास जाने से। तो इसलिए पुलिस को एज अ फ्रेंडली बनाने के लिए ये सब अरेंजमेंट किया गया है, कि पूरी तरह
से पुलिस को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वो जो जो भी होंगे बच्चे, उसकी उनका केयर प्रोटेक्शन के लिए, और साथ ही उनके जितने भी इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट होंगे वो अपनी निगरानी में कराएंगे। और जल्द से जल्द उनका काम होगा कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म भी कर दे, क्योंकि आज फर्स्ट एक्शन तो पुलिस ने नहीं लिया। सेकंड एक्शन में अगर यदि किसी ने, कोई और ऑफिसर आया या कुछ और से रिलेटेड हुआ, अगर वो थोड़ा 19-20 किए या डराने धमकाने लगे या किसी तरह का डर गए बच्चे लोग या उनके फैमिली, तो फिर सारे गड़बड़ा जाएंगे। तो इसलिए पहला पुलिस का काम होगा ये सारे, कि वो सबसे पहले उनका पूरा केयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाए बच्चों को, और साथ में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म कर दें, ताकि फर्दर के जितने भी एक्शन होगा वो उनकी निगरानी में लिया जाएगा। उसके साथ ही इस एक्ट में कुछ मैंडेटरी रिपोर्टिंग भी है। जैसे कि अगर किसी को भी पता चले, अगर कोई भी हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हो या पुलिस वाले हों या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, उनका काम होगा कि अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड कुछ भी उनको पता चला है कि इनके साथ या AYZ या किसी के साथ कुछ हुआ है, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिपोर्ट करवाएं खुद, या खुद जाके, या पुलिस वाले हैं तो उनको खुद रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, जो कि लीगल ड्यूटी होगा एक पर्सन का। अगर उनके नॉलेज में कुछ आता है कि किसी भी चाइल्ड के साथ सेक्सुअली अब्यूज का रिलेटेड कुछ केस हुआ है, अगर वो इस काम को नहीं करते हैं, उनको पता है फिर भी नहीं कर रहे और वो टाल रहे हैं या अपने आप को बचाना फिर रहे हैं, तो वो बचने के चक्कर में उनको 6 महीने की जेल हो सकती है, और उसके साथ फाइन भी कुछ लग सकता है। ये सब इस पोक्सो एक्ट के जो अमेंडमेंट है, ये सब सारी चीज को लाया गया है, जो कि पहले नहीं था। बढ़ते हैं हम अगर हमारे अगले टॉपिक, कंपल्सरी वोटिंग को। इसे हम ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सेक्शन में डालेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि कंपल्सरी वोटिंग, ये जो टॉपिक है इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के अंदर में सेक्शन में डालेंगे। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन है और स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन कौन है, ये शायद आपको इसका डिफरेंस पता होगा। अगर नहीं है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक अच्छा वीडियो बना के लेके आऊंगा, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ नहीं होगी। हाँ, तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि कंपल्सरी वोटिंग बिल 2019 फिर से हमारे पार्लियामेंट में लाया गया एज अ प्राइवेट मेंबर बिल। मतलब प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? वो बिल जो कि मतलब मतलब जो कि कोई मिनिस्टर ना हो, नॉन मिनिस्टर को प्राइवेट मेंबर कहते हैं। जैसे अभी हमारे, और ये जो प्राइवेट मेंबर होते हैं मैक्सिमम वो लोग होते हैं जो लोग जो मेजोरिटी में नहीं होते हैं, जो भी कैबिनेट में या कोई पोर्टफोलियो जिनको नहीं मिला रहता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सब, ये लोग ये अगर कोई बिल लाते हैं तो वो उनके बिल से रिलेटेड है। पर लेकिन जो भी मिनिस्टर्स के अलावा कोई लेके आते हैं, एमपी होंगे वो भी, पर मिनिस्टर्स के अलावा अगर कोई एमपी लेके आते हैं बिल, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो ये जो कंपल्सरी वोटिंग बिल है, ये भी एक प्राइवेट मेंबर बिल ने लेके आया है। अच्छा, तो क्या पहले भी ये प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है क्या? तो ये प्राइवेट मेंबर बिल जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से इस बारे में डिस्कस हो रहा है कि क्या, सॉरी प्राइवेट मेंबर बोल रहा हूँ, ये कंपल्सरी वोटिंग बिल जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से इससे रिलेटेड डिस्कशन चली रही थी। तो जब फर्स्ट टाइम जिस वक्त B.R. अम्बेडकर जी थे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट में, उस वक्त भी ये बिल लाया गया था किसी के द्वारा, पर अम्बेडकर जी ने इसे पूरा रिजेक्ट कर दिया था, ये बोल के, ताकि ये बहुत सारे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज लेके आएंगे, और जो कि सच भी है, आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इससे पहले भी बहुत सारे प्राइवेट मेंबर्स बिल तो बहुत सारे ऐसे आए जो कि ये वोटिंग कंपलसरी की मांग करते चले गए हैं आज तक। और इस बार भी प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे ही आया है, जहाँ पे जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे इनको नेग्लेक्ट भी कर दिया और इस बिल को रिजेक्ट भी कर दिया है। ठीक है, अब पर हम इस बिल से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें भी जान लेंगे कि आखिर क्यों फेवर सब कोई कर रहे हैं। इस बिल से रिलेटेड, अगर यदि इस बिल को पास किया दिया जाता, अगर जाता, तो क्या होता कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ किया जा सकता था। कैसे? अगर आप मान लीजिए कि ये बिल के कंपलसरी अगर कर दिया जाए वोटिंग, तो हमारे पास अगर पॉपुलेशन 1.3 करोड़ है, तो अगर 90%, अगर यदि जितने भी बच्चों लोग को 18 साल से कम को तो छोड़ दे, पर 18 साल से ऊपर वाले लोग जितने लोग भी, अगर यदि 90 मतलब 100% अगर यदि चले गए वोट करने के लिए, तो सोच सकते हैं कि जो कुछ परसेंट नहीं जाते हैं ये सोच के कि नहीं, ये पार्टी मुझे पसंद नहीं है, वो ये इसका काम मुझे पसंद नहीं है, पर अगर सबको अगर यदि चले जाएंगे, तो ये जो
कोई एक पार्टी मेजोरिटी होके एकदम बहुत भारी भारी बहुमत से आ जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा। सारे जो भी है डिवाइड होकर मिलेंगे और इक्वली सब इक्वली सभी को वोट्स भी मिलेंगे। कैसे होगा आप एक बार खुद सोचिए कि अगर सबको जा रहे हैं, आप अगर 10 लोग एक काम करने जा रहे हैं तो बहुत सारे इक्वल 10 लोगों का सोच जाएगा वहां पे। और अगर यदि 5 लोग जा रहे हैं तो 5 लोगों का सोच जा रहा है, तो इस जगह में बेहतर डिसीजन किनका होगा? 10 लोगों का। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथ करेगा। उसके अलावा जो एक्सट्रीमिस्ट और जो वैसे स्पेशल ग्रुप होते हैं जो अचानक अपना पावर दिखा के, जैसे होते थे पुराने टाइम में कि अपना पावर के दौर माने दम पे खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में, और फिर उनके डर से कोई और वोटिंग करने ही नहीं जाते हैं, और बाकी जितने लोग हैं जो उनके आदमी हैं वो लोग वोटिंग करने जाते हैं और वहां से वो जीत के खड़े हो जाते हैं, जीत के आ जाते हैं। तो इसलिए ये सब चीज भी अगर यदि कंपलसरी कर दिया जाए तो जो लोग नहीं चाहते हैं उनको, तो उनके डर से वो भी जाएंगे वहां वोट देने और उनके अगेंस्ट दे देंगे। तो ये सब चीज भी एक बेनिफिट्स भी है जिससे हम लोग पावर को खत्म कर सकेंगे। ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग का पावर चलते रहते हैं, ये सब छोटे मोटे से लेकर बड़े इलेक्शन तक। उसके अलावा जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, जो इलेक्शन कमीशन का मतलब एक तरह से वेस्ट होता है कि जब भी इलेक्शन आता है आप देखते होंगे कि 1 महीने 2 महीने पहले से इलेक्शन कमीशन इधर डिजिटली और फेस टू फेस या बहुत सारे प्रचार बैनर्स लगा के, कि ताकि हम एडुकेट कर सके पीपल को कि इलेक्शन क्या होता है, इससे क्या मिलेगा आपको। तो इलेक्शन कमीशन का ये जो इतने खर्च जाती है ये सब के ऊपर, ये सब भी हम बचा सकेंगे अगर यदि हम कंपल्सरी वोटिंग करते हैं। उसके बाद ये तो हुआ हम लोग फेवर से रिलेटेड पढ़ गए। अब कुछ इसका अगेंस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर वोटिंग कंपल्सरी किया जाए तो क्या होता है कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बहुत सारी आएगी। जैसे पोलिंग बूथ क्या इतने सारे हो जाएंगे, अभी इतने पोलिंग बूथ रहते हैं कि उसको मैनेज करना डिफिकल्ट है। अगर सबको अगर चले गए इलेक्शन वोट करने के लिए तो सोचिए कितना होगा। फिर भी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, ये जो हाल ही का लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया कि टोटल 66% लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और ये पूरे वर्ल्ड में इसको बहुत अच्छे से प्रशंसा की गई है कि इतने लोग एक साथ किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, जो कि 66% है। आप इसको परसेंटेज निकाल लीजिए, टोटल कितने हो सकते हैं, तब कितने लोग गए होंगे वोट देने। उसके अलावा ये क्या करते हैं, जो डेली वेज लेबर्स है, जो लोग का काम है हर दिन का, दिन भर अगर वो 10 घंटे काम करेंगे तो 500 रुपये 200 रुपये कमाते हैं। तो अगर वो एक दिन अगर नहीं गए वोटिंग के वजह से, वो वोट देने चले गए, तो क्या होगा, उनका एक दिन का पैसा चला गया, फिर वो रात को आएंगे तो वापस खाएंगे क्या? तो ये सब चीज भी ध्यान देना होगा। उसके अलावा जो डिजेबल पर्सन है, बहुत सारे जगह में तो अभी वोटिंग पूल के लिए जाने के लिए वो लोग के लिए कुछ साधन ही नहीं रहता है, सब कुछ बंद हो गया रहता है, गाड़ी चलती नहीं है, कुछ नहीं चलती है। तो वो जो डिजेबल्ड पर्सन है वो लोग कैसे जाएंगे घर से? ना उनके पास पैसे होंगे उतने, ना कुछ होंगे, तो वो लोग कैसे करके जाएंगे? उसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन, जो डॉक्टर ने उनको बोल दिया है कि आप हिल ही नहीं सकते बेड से, आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, घर से बाहर जाना नहीं है, तो उनके लिए तो और बड़ा दिक्कत हो गया अगर यदि कंपल्सरी वोटिंग कर दें। उसके अलावा ये कंपल्सरी वोटिंग करने से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं ऑफ लिबर्टी, इसका भी हम हनन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हुआ। हमारा हमें अगर वहां पे लिखा हुआ है आपका मन फंडामेंटल राइट्स है, आप वोट देना चाहे या ना चाहे, क्योंकि ये जो वोटिंग है ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ये लीगल राइट है। तो इसको हम चाहे तो दें, ये तो हमारे ऊपर है। तो इस तरह से ऐसा करके ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी है कंपल्सरी वोटिंग। उसके बाद इससे रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है, अगर जितनी 66% लोग वोट दिए तो इतना कुछ अमाउंट खर्च हुआ होगा, ये हम जानते हैं। बट अगर यदि सभी लोग गए तो कितना अमाउंट ज़्यादा खर्चा होगा? मैं आपको 2009 का यहाँ का एक डेटा बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उस वक्त 2009 में जब इलेक्शन हुआ था तो एक आदमी के वोट करने पे 12 रुपए खर्च होते हैं। एक आदमी के वोट करने पे टोटल इलेक्शन कमीशन का स्टार्टिंग पूलिंग से लेकर काउंटिंग तक का, और जितने भी बीच का प्रोसेस हुए, सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, पूलिंग बूथ को अरेंज करना, सारे जितने भी है वहाँ साधन देना जो इलेक्शन कमीशन रिलीज करता है फंडिंग, वो सारे एक एक जन पे अगर काउंट करते हैं तो 12 रुपए करके लगता है। तो सोचिए जब 66% लोग वोट किए होंगे तो 12 रुपए करके कितना चलेगा, वो भी 2009 का। मैं तो अभी हाल ही का 2019 का बात कर रहा हूँ। तो ये सब खर्च भी अगर यदि हम कंपल्सरी वोटिंग करते तो हम अपने ऊपर बर्डन बढ़ा बढ़ा रहे हैं ऊपर से।
ठीक है। और अगर यदि ये बर्डन, ठीक है चलो बर्डन बढ़ा दिए, पैसे खर्च हो रहे हैं, चलो वोट तो हमारे ऊपर ही जा रहे हैं, इससे और अच्छा क्लियर डेमोक्रेसी होगा और स्ट्रेंथ कर सकेंगे। पर ये सोचिए, जो लोग वोट करने जा रहे हैं और वो मैक्सिमम लोग, अगर हम नोटा, आप जानते हैं नोटा बटन अब से हाल ही मतलब पिछले 2 इलेक्शन से आ चुका है। तो नोटा अगर यदि सभी जाकर दबा दिए तो क्या होगा, कोई डिसीजन भी फाइनलाइज नहीं किया जाएगा और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा बर्डन होगा, हमारे और हमारे गवर्नमेंट दोनों के लिए, जो कि हम नहीं चाहेंगे। तो ये सभी आर्गुमेंट्स करते हुए हमारे जो मेजोरिटी पार्टी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में इस बिल को पूरी तरह से रैप आउट कर दिया और इसको वोटिंग मिली नहीं। और ये बिल जैसा था आया था वैसे ही फिर वापस से रह गया, जिस तरह से अंबेडकर जी ने स्टार्टिंग में इस बिल को खत्म कर दिया था, उस वक्त आगे बढ़ने ही नहीं दिया था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। इसको हम टाइज करके भी बोलते हैं, टाई 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 करके याद रखिएगा। टाई हम कॉमर्स इंडस्ट्री जो है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उनको करेंगे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? पीयूष गोयल जी। हाँ, तो फिर ये न्यूज़ में क्यों था ये देख ले। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है 3 ट्रेड प्रोमोटिंग जगहों को। मतलब इस स्कीम के तहत में 3 जगह को लिया गया है और वो 3 जगह को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, ताकि वो इसे ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना सके ताकि एक्सपोर्ट हम लोग एकदम बूम कर दें। और वो 3 कौन सी जगह है? मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है एक, मध्य प्रदेश जो सेंट्रल इंडिया स्टेट है, और तमिलनाडु जो साउथ इंडिया स्टेट है। दैट मीन्स आप ये समझ लीजिए, ये जो ये 3 ट्रायंगल का एक जो कोना बन गया है, ये वो है मणिपुर राइट में, तमिलनाडु नीचे और मध्य प्रदेश बीच में। ये तीनों का मिला के उसके बाद फिर ये तीनों जगहों में एक्सपोर्ट को बूम करने के लिए ये ट्रेड प्रमोशन सेंटर बनाया गया है। अब इससे रिलेटेड भी कुछ जान लेते हैं कि यह है क्या। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो पहले था, असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट असाइड, ये पहले था, पहले के गवर्नमेंट ने शायद लाया होगा। तो इसको अब रिप्लेस करके टाइज में लेके, एसाइड को आप टाइज कर दिया, एसाइड को साइड कर दिए हैं और टाइज को हम वापस से लेके आ गए हैं। ये टाइज में क्या कर रहे हैं लोग, डिफरेंट डिफरेंट एरिया लेंगे। तो फिलहाल अभी 3 स्टेट को लिया गया है, इस तीनों स्टेट को अच्छे से हम फाइनेंस करके इसको ऐसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना देंगे, ताकि ये एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा एकदम अपने आप को बाहर निकाल के आ सके, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो हमें बस इस रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना है। उसके बाद अगर उसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एक्सपोर्ट को जो कॉम्पिटिटिवनेस है पूरे वर्ल्ड के लेवल में हम वो बढ़ा सकें। ठीक है। तमिलनाडु को तो चलिए मान भी सकते हैं कि तमिलनाडु, चेन्नई और बहुत सारे पोर्ट्स हैं इनके पास, पर बाकी स्टेट्स के पास पोर्ट नहीं है। तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम डेवलप कर रहे हैं तो हमें ये भी माइंड रखना होगा कि उनके जो रेल रूट हैं और जो भी वाटर रूट, जो नेशनल वाटर वे में हम जो अभी काम करना शुरू करती हैं, तो ये सब में हम लोग को भी ध्यान देना होगा। और ये जो स्कीम है, ये सारे वो सब चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज और ये सब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में ही ना लगे। ट्रांसपोर्ट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो कि तमिलनाडु के पास तो मिल जाएगा, बट बाकी जो दोनों स्टेट्स हैं उनको देने के लिए ये रेल रूट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो करना, मैंने ये करने वाली है। उसके बाद ये जो असिस्टेंस है प्रोवाइड करेगा, वो क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इस लेवल तक लेके जाएगा कि हम पूरे वर्ल्ड के लेवल में अच्छे से ये जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है हम अच्छे से कॉम्पीट कर पाए। उसके अलावा ये किस किस एरिया में और भी ज़्यादा फोकस करेगा, जैसे कि जो भी बॉर्डर स्टेट्स में हैं, जैसे बांग्लादेश से जो टच कर रहे हैं जितनी भी स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, असम, ये सब त्रिपुरा सॉरी, ये सब जो स्टेट्स टच कर रहे हैं, ये सब स्टेट्स में बॉर्डर हार्ट्स भी लगाया जाएगा। जैसे बॉर्डर हार्ट्स मतलब क्या हुआ, बॉर्डर में तो होंगे हमारे बीएसएफ और जितने भी डिफेंस के पर्सन होंगे, हमारे भी उनके भी, तो वो बॉर्डर के फोर्स के निगरानी में हार्ट लगाया जाएगा। हार्ट शायद आप समझ पा रहे हैं, जो छोटा जो साप्ताहिक जो मार्केट लगती है वो हार्ट, उसे हार्ट बोलते हैं। तो वो जो मार्केट लगाया गया है बॉर्डर हार्ट, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे देश के लोग भी और हमारे देश के लोग भी, वो लोग एक जगह मिलके अपना कुछ राशन, छोटे मोटे जो भी ग्रोसरी से लेके एक एक आइटम, जो सब्जी वगैरह से लेके, वो लोग लेके वहाँ बैठेंगे। और उसके बाद जो वहाँ के लोकल विलेजेस के जो लोग होंगे, वो लोग आएंगे, और ताकि वो आराम से
सपोज करिए अगर यदि वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे अगर बैठे हुए हैं ये बॉर्डर हाट, तो बीएसएफ तो वहाँ उस एरिया को कंट्रोल करेगी, देखती रहेगी कि कुछ माइग्रेशन यहाँ आए जो वो यहीं ना रह जाए, उनको कुछ पासिस या कुछ होगा सुविधा जो दिए गए होंगे, और वहां से लोग एक इधर आएंगे, यहाँ के लोग भी वहां आएंगे, और बस 1 या 2 किलोमीटर के अराउंड ही रहेंगे, ताकि वो लोग अपना हाट लगा सके। और उसके बाद ताकि अगर वो बांग्लादेश से यहाँ आते हैं कुछ डिफरेंट वेराइटी ऑफ मछलियाँ लेके सेल करने के लिए उस हमारे बॉर्डर के अंदर, तो वो लोग कुछ समय के लिए आएंगे, सपोज करिए संडे के दिन अगर आते हैं तो संडे के दिन फुल डे वो लोग वहाँ रहेंगे, और जो हमारे देश के जो विलेजेस होंगे नियर बाय, वो लोग आएंगे और वहाँ से लेंगे, ताकि क्या होगा, बांग्लादेश का सामान जो है वो भी हम ले सके, और हमारे जो सामान है वो भी वहाँ से एक्सपोर्ट हम लोग यानी कर सके। तो ये सब चीज़ करके हम लोग एक्सपोर्ट को और अच्छी तरीके से बूम कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज में भी, और हमारे लोकल्स के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। उसके अलावा ट्रेड प्रमोशन सेंटर्स भी बहुत बनानी है इस स्कीम के तहत। उसके बाद ड्राई पोर्ट्स, उसके बाद फिर एसईजेड्स मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, कार्गो टर्मिनसेस, मतलब कार्गो टर्मिनस मतलब जो भी हम पोर्ट और पोर्ट में जो कार्गो टर्मिनल साथ जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो सब के हम बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो है सिल्क सामग्री, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में लिखेंगे। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु को रैंक किया गया है फर्स्ट, किसमें? लीडिंग स्किल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में। तमिलनाडु ने अकेले 6.22 करोड़ की जो सिल्क मतलब है उसका व्यापार किया है, और वो भी किसके अंदर? इस सिल्क सामग्री के अंदर। एक सिल्क सामग्री क्या है? यह है एक इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री, आईडीएसआई, आईएसडीएसआई। मतलब सिल्क सामग्री वो है कि पूरा 2-3 स्कीम को मिला के डेवलपमेंट किया जा रहा है सिल्क इंडस्ट्री को, और इसे इनिशिएट किया था स्टार्टिंग में सेंट्रल सिल्क बोर्ड। इसे इनिशिएट किया था सेंट्रल सिल्क बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर में। उसके अलावा इसे इसके कुछ की फैक्ट्स भी देख लेते हैं हम। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का आफ्टर चाइना। चाइना फर्स्ट प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करने में चाइना सबसे आगे है, बट कंज्यूम करने में इंडिया सबसे ज्यादा है, चाइना से भी ज्यादा। ठीक है। उसके अलावा हम एक ऐसा देश है जहाँ पे पांचों वैरायटी जितने भी है सिल्क के वो पाए जाते हैं, और वो पांचों वैरायटी क्या क्या है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मलबरी, ओक टसर, ट्रॉपिकल टसर, मूगा और एरी, ये पांचों के पांचों वैरायटी इंडिया में पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में पांचों के पांचों पाए नहीं जाते। और ये जो मूगा सिल्क है, ये जो इसमें हम मोनोपोली अपना करते हैं, मतलब ये मूगा सिल्क पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा नहीं है जो हमारे पास है। तो इसलिए ये सब चीज को लेके तमिलनाडु ने इतना अच्छा बिजनेस किया सिल्क से रिलेटेड, कि अकेले 6.22 करोड़ का मतलब प्रॉफिट तमिलनाडु ने कमाया। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, जो कि है एफ्सपा, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लिखेंगे। एफ्सपा का मतलब फुल फॉर्म हो गया आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्या है, क्यों है, सब कुछ अभी डिस्कस करते हैं। पहले ये जानते हैं न्यूज में क्यों था। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि सेंट्रल ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नागालैंड के ऊपर वो ऑलरेडी लगा के रखे थे जो डिस्टर्ब एरिया का वो टैग उन्होंने सबसे पहले दिया। उसके बाद 6 महीना के लिए एफ्सपा लगा दिया वहाँ पे। तो ये 6 महीना के लिए या डिस्टर्ब एरिया, ये सब सारे टर्म्स को अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बस ये न्यूज में क्यों आगे पहले ये जान लीजिए। तो सेंट्रल ने नागालैंड के ऊपर एफ्सपा लगा दिया, ये जो एक्ट है ये लगा दिया 6 महीने के लिए। एफ्सपा मतलब क्या हुआ? एफ्सपा का मतलब हुआ कि आर्म फोर्स जो होंगे वो अपना फुल पावर ले लेंगे उस एरिया का, जिस जिस भी डिस्टर्ब एरिया, जैसे ऊपर आपने देखा, जिस भी डिस्टर्ब एरिया कोई पर्टिकुलर एरियाज में अगर उनको फील हुआ तो वो पूरा पावर ले लेंगे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। पर देखिए, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर तो ये तो स्टेट सब्जेक्ट हुआ, बट अगर डिस्टर्ब एरिया घोषित हो जाती है तो डिफेंस फोर्सेस है, जो भी आर्मी या कोई भी और फोर्सेस होंगे, वो क्या करेंगे, ये सारे अपने अंदर अपने हाथ में पावर ले लेंगे, और जितने भी तब पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर जो भी होंगे वो अपने हाथ में लेके मेंटेन करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ ये भी जानते हैं कि क्या क्या पावर्स आर्म फोर्सेस को आखिर में मिलती हैं। तो उनको मिलती है कि ताकि अगर कोई जहाँ पे वो डिस्टर्ब एरिया घोषित हो चुकी है वहाँ पे 5 या 5 से ज्यादा लोग
एक साथ इकट्ठे होकर गैदरिंग नहीं कर सकते। और उसके अलावा भी उनके पास इतना तक पावर रहता है कि वो ओपन फायरिंग भी कर सके। पहले वार्निंग देंगे, बट वार्निंग देने के बाद ओपन फायरिंग तक कर सकते हैं। अगर पब्लिक में वो लोग 4-5 लोग गैदरिंग कर रहे हैं और इन्होंने आगे वार्निंग दिया, वार्निंग में नहीं माने, तो ये लोग ओपन फायरिंग तक कर सकते हैं, जिसका कोई कुछ भी कहीं पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा अगर उनको कुछ रीजनेबल सस्पिशन लगता है, तो वो किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। कोई भी वारंट नहीं देना होगा। जैसे हम अब टीवी में देखते हैं कि हर चीज के लिए कुछ भी मांगते हैं तो बोलते हैं वारंट क्या है तुम्हारे पास, तो इसमें कोई वारंट नहीं लगेगा। उनके पास इतना पावर मिल जाता है कि वो आराम से किसी को भी, जो भी जिसमें भी उनको डाउट हो, वो आराम से बिना वारंट का किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। और वो भी मतलब जितने दिन जैसा वो चाहे वैसा रख सकते हैं। पर उसके बाद पर क्या होता है, सॉरी, उसके बाद अगर कोई किसी के पास अगर ये फायर आर्म्स या कुछ बुलेट्स या किसी तरह का कोई भी अगर लीगल ये दिया गया है, तो वो उनके पास इतना तक पावर होता है कि वो सारे चीज को बैन कर सके। अगर किसी के पास गन है, लाइसेंस गन है, फिर भी वो चाहेंगे तो वो बैन कर सकते हैं कि आप लोग इसका यूज नहीं कर सकें। मतलब पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में वो ले लेते हैं, ताकि उस एरिया को, डिस्टर्ब एरिया का टैग से जल्द निकाल सके। अच्छा, ये अब देखते हैं कि डिस्टर्ब एरिया क्या होता है। उसके बाद इनको ये पावर कौन दे देता है डिस्टर्ब एरिया का। अभी तो न्यूज के हिसाब से सेंट्रल ने पावर दिया, बट क्या सिर्फ सेंट्रल ही दे सकता है? चलिए ये सब भी देख लेते हैं। एक डिस्टर्ब एरिया वो होता है जो कि डिक्लेयर किया जाता है सेक्शन 3 एफ्सवा के अंदर। एफ्सवा के जो सेक्शन 3 है, इसके अंदर नोटिफाई करके एक एरिया को डिक्लेयर किया जाता है। देखिए एफ्सवा ये क्या, एक एक्ट है। हमको अगर किसी चीज के लिए पावर चाहिए तो हमें या तो एक एक्ट से लेना होगा, या नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। ये दो चीज ही हम कर सकते हैं। तो ये जो है डिस्टर्ब एरिया का टैग, ये हम कहाँ से ले रहे हैं? ये एक्ट के अंदर ले रहे हैं। और इस एक्ट में जो सेक्शन 3 है, इसमें अच्छे से दिया हुआ है कि डिस्टर्ब एरिया क्या है और क्यों है और कैसे होता है। तो कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। एक एरिया को डिस्टर्ब एरिया तब बोला जाता है जब वो रिलीजियस या रेशियल या लैंग्वेज या रीजनल ग्रुप्स या कम्युनिटीज के बीच में कुछ मुठभेड़ हो, कुछ डिस्प्यूट्स स्टार्ट हो जाए। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सब जब पाया जाता है, तो उस एरिया को डिस्टर्ब किया जाता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ एप्सवा। उसके साथ ही इनको कौन लोग किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया बोल सकते हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अभी न्यूज़ के हिसाब से आप जान गए, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। उसके अलावा गवर्नर जो स्टेट के होते हैं, वो उनके हाथ में भी पावर आता है कि वो अपने किसी भी एरिया को, पर्टिकुलर एक एरिया या डिस्ट्रिक्ट या फुल स्टेट को वो डिस्टर्ब एरिया अनाउंस कर सकते हैं। या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, मतलब जो एलजी होते हैं, वो लोग भी, एलजी भी, मतलब सॉरी, एलजी तो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। जो कि हर यूनियन टेरिटरी में तो मतलब चीफ मिनिस्टर है नहीं, पर एडमिनिस्ट्रेटर तो है। तो एडमिनिस्ट्रेटर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इतना पावर रहता है उनके पास कि वो किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया अनाउंस कर सके। उसके अलावा ये जो एफ्सपा है, ये आया कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो ये फर्स्ट टाइम 1958 में ही, मतलब इंडिपेंडेंस के 11 साल बाद हमें ऐसा क्या जरूरत लगा कि हमको ऐसा ऐसा डिस्टर्ब एरिया इतने सारे आने लगे कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। लोकलाइट जो भी पुलिस थे उनके द्वारा, क्योंकि लोकल पुलिस के ऊपर ये भी तो डर रहता है कि ये जो स्टार्ट हुए हैं हमारे ऊपर भी खतरा बन सकती है। तो इसीलिए ये ऐसे करके देखा गया कि 1958 में इस बिल को लेके आया गया। उसके बाद अगर ये जो बिल लाया गया है, इस बिल के साथ जुडिशरी का क्या क्या रोल है? अगर हम ये किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया करते हैं, तो जुडिशरी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज है, इनका क्या रोल होगा? तो 1998 में एक जजमेंट आया था, नागास पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इनका जो जजमेंट आया था, इस जजमेंट में साफ साफ बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर से कहा था कि सुओ मोटो डिक्लेरेशन कैन बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सुओ मोटो मतलब खुद से कुछ भी, खुद से लिया हुआ डिसीजन, बिना किसी से पूछे हुए, सॉरी, बिना किसी से पूछे नहीं, खुद से लिया हुआ डिसीजन, सुओ मोटो। ठीक है, इसे, ये इस वर्ड को हमेशा थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे आगे आपको पॉलिटिक्स में या दूसरे किसी सब्जेक्ट में ये टर्म मिलते रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मतलब कि सुओ मोटो डिसीजन ले सकता है, मतलब खुद से डिसीजन ले सकता है किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित करने में और एप्स लाने में।
उनके ऊपर डिजायर है, मतलब इनके ऊपर ऑप्शन है, ये कोई है नहीं कि कंपल्सरी लेना होगा। क्या कि स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने का। तो स्टेट गवर्नमेंट से जैसे अभी नागालैंड में जो सेंट्रल ने डाला, जरूरी नहीं है कि उनको नागालैंड के जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे परमिशन लेने का। वो लोग अपने मन से कहीं डालना है, ये एप्सपा इनको पावर देता है कि वो आसानी से कहीं भी जहां उनको डिजायर लगे वहां डाल सके बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन से। ठीक है। उसके बाद पर लेकिन ये है कि ये जो डिक्लेरेशन होगा वो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होगा। ऐसा नहीं कि पूरे अब लगा दिए हैं उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी ठीक से काम करने नहीं दे रहे हैं और सेंट्रल अपने मनमौजी करे जा रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। ये 6 महीने के लिए मैक्सिमम होगा। 6 महीने के बाद भी अगर आपको लग रहा है ये अभी भी बढ़ना चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं। बट हाँ, ये होगा कि आपको कुछ कमिटी से मीटिंग करके कुछ अप्रूवल करवाना पड़ेगा, जिस तरह से आप शायद जानते हैं कि इमरजेंसी को जिस तरह से हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है।